नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्षेत्रमिति के कुछ सवाल सोल्व करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के सवाल सोल्व करवाने जा रहा हूँ। नॉर्मल सवाल आपको सोल्व नहीं करवा रहा, वही सवाल सोल्व करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में भी सवाल हो, प्रिंट अगर आप चाहते हैं जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो आप टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे प्रेम मैथ्स फैक्ट्री के नाम से चैनल बना हुआ है। आप लिखेंगे टेलीग्राम पे जाके प्रेम मैथ्स फैक्ट्री, तो आपको इस YouTube चैनल का एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो मिलेंगे आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, और इसमें आपको लिखा मिलेगा मेंसुरेशन क्वेश्चन। ये सवाल आप प्रिंट ले लेना और आप चाहें तो पहले प्रिंट लेके फिर ये क्लास देख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे साथ में भी क्लास करेंगे। मैं सवाल बोलूंगा भी और सवाल लिखवा भी दूंगा और साथ में सवाल सोल्व भी करवा दूंगा। आप यकीन मानिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड के सवाल हैं और इनसे बाहर पूछने की कम ही उम्मीद रहती है, क्योंकि सवाल लगभग इनमें कवर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। ये सवाल आपको जरूर पढ़ने चाहिए, एक बार जरूर सोल्व करने चाहिए, तभी आपका सवाल एग्जाम में सही हो पाएगा। नहीं तो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने से केवल आपका बेसिक क्लियर हो पाता है, लेकिन हकीकत का पता आपको तभी चलेगा जब आप ये सवाल सोल्व करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको मैथ्स में सोल्व करने हैं। कहीं पे दिक्कत आए तो थ्योरी वाला पार्ट वापस पढ़ें, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे खुद के कुछ नोट्स हैं और मैंने तैयार किए हैं, और ये सवाल आपको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो पहला सवाल है, एक घनाभ आकार पानी की टंकी में आप चाहें तो स्पीड कम करके, यूट्यूब में ऑप्शन होता है जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप कम कर लीजिए और ये सवाल साथ में नोट कर लीजिए। पहला सवाल है, एक घनाभ आकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी आता है। मतलब आपको एक घनाभ आकार की टंकी दे रखी है और इस टंकी में कहा कितना लीटर पानी आता है, तो 216 लीटर पानी आता है। फिर कहा गया उसकी गहराई, मतलब इस टंकी की गहराई, तो आप कह सकते हैं जो घनाभ की हाइट होती है वही इस टंकी की गहराई हो जाती है। तो इसकी गहराई जो है वो कितनी है, कहा गया उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 भाग है। इसने कहा गहराई ये कितनी है, लंबाई का 1/3 भाग है। फिर आगे कहा तथा उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, फिर आगे लिखा हुआ है और उसकी जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/2 की 1/3 है। लिख देता हूं चलो कि उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है लंबाई और गहराई के अंतर के 1/2 की 1/3 है। तो आपको पूछा है टंकी की जो लंबाई है वो कितनी है, आपको लंबाई पूछा गया है। तो इसको देखो कैसे सरल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है और समझेंगे तो आपसे बिल्कुल सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब मैं इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। देखिए, कभी भी लिखा हो का के की, तो आप जानते हैं, मान लीजिए एक कुर्सी है, मैं आपको हर चीज उदाहरण से समझाऊंगा। और ये जो कुर्सी है, मान लो इस टाइप की कोई कुर्सी है, सोफा टाइप की, और एक ही कुर्सी है, ये एक ही कुर्सी है, और एक तो आप हैं और एक आपके काका जी हैं। एक तो आप हैं और दूसरे आपके काका जी हैं। तो बताइए पहले आप बैठेंगे कि काका जी बैठेंगे, तो पहले नॉर्मल सी बात है, कौन बैठेंगे, काका जी। अब काका जी का पता कैसे चलेगा कि काका जी कौन है, तो भाई इनके पास में डिग्री होनी चाहिए, किसकी, काके की। भाई तभी पता चलेगा जब इनके पास काके की डिग्री हो, तभी हम कहेंगे कि भाई ये काका जी है। तो काके की डिग्री होने का मतलब हो कि जिसके लिखा हो का, या जिसके पास लिखा हो के, या जिसके पास लिखा हो की, तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं या उसको बिठाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे गहराई जो है वो लंबाई का 1/3 भाग है। सवाल में लिखा हुआ है कि इस जो
टंकी है, घनाभ आकार की टंकी है, तो उस टंकी की गहराई है वो लंबाई का 1/3 भाग है। तो लंबाई का, इसका मतलब पहले किसको मानेंगे, लंबाई को, तो लंबाई का 1/3 भाग है। अब आप देखो ऐसे, लंबाई को अगर अक्ष मानते हैं उदाहरण के लिए, तो अक्ष का 1/3, तो अक्ष और का मतलब होता है गुणा, और 1/3 मतलब ऐसे। तो अगर आप लंबाई को अक्ष मानते हैं तो गहराई बराबर हो जाएगा अक्ष गुणा 1/3। अब देखो गणित में हमें सवाल को सरल करना है, हमें उसको इजी करना है, टफ नहीं करना है। तो हम इसको अक्ष माने या 3 अक्ष मान ले तो और भी इजी हो जाएगा। भाई इसको मैं अक्ष मानने की बजाय अगर इस लंबाई को मैं 3 अक्ष मान लूं तो 3 अक्ष का 1/3 बहुत आसान होता है। ये लो, 3 से 3 कट गया और कितना आ गया, अक्ष। इसका मतलब लंबाई को अगर मैं 3 अक्ष मानता हूं तो गहराई कितनी आ जाती है, अक्ष आ जाती है, और अपना सवाल बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आप जब भी माने तो किसको माने, ये तो है उसको माने जिसके पास काके की डिग्री है। तो जिसके पास में काके की डिग्री है वो काका जी होता है, और काका जी को पहले बिठाना है तो आप काका जी को बिठा देंगे पहले। और जो मानते हैं वो ऐसा मानो कि आपका सवाल इजी हो जाए, हमें सवाल को टफ नहीं करना है, सवाल को हमें इजी करना है। तो आप कितना मानेंगे, 3 अक्ष मानेंगे। 3 अक्ष का 1/3 हो गया अक्ष, तो यहां मान रख देंगे, लंबाई हो गई 3 अक्ष, और ये जो गहराई है, गहराई कह दो चाहे ऊंचाई कह दो एक ही बात है, ये हो गई एक्स। दूसरी लाइन लिखी है, चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर। तो लंबाई और गहराई का अंतर कितना हो गया, 3 अक्ष, और अक्ष का अंतर कितना हो गया। तो अंतर जब भी निकालो तो बड़े में से छोटे को घटा दो, घटा दिया, कितना आया, 2 अक्ष। तो ये जो चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर, अंतर तो हो गया 2 अक्ष के 1/2 हो गया, ये लो, कि 1/3 मतलब ये लो, 2 से 2 कट रहा है, और यहाँ आ गया अक्ष बटे 3। इसका मतलब चौड़ाई कितनी है, अक्ष बटे 3 है। ये लो जी, चौड़ाई हो गई अक्ष बटे 3। अब मैं आपको एक बार ऑप्शन देता हूं, देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम समय में बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन भी कम से कम करनी है, आपको बचना है कैलकुलेशन से, और सवाल को जल्दी से जल्दी सरल करना है। तो इसके ऑप्शन है, देखो, पूछा गया टंकी की लंबाई तो 72 डेसीमीटर, ऑप्शन ए में है 72 डेसीमीटर, ऑप्शन बी में है 18 डेसीमीटर, ऑप्शन सी में है 6 डेसीमीटर, और ऑप्शन डी में है 2 डेसीमीटर। आपको पूछा गया है लंबाई, लंबाई कितनी है, 3 अक्ष, अर्थात आपको 3 अक्ष का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले इसने कहा इस टंकी में 216 लीटर है वो पानी आता है। तो पानी है वो क्या है, इस टंकी का आयतन है। किसी भी टंकी में जितना पानी आता है वही उसका आयतन होता है, या कहें कोई ठोस वस्तु बनाने में जितना मटेरियल लगा है, जितना पदार्थ लगा है, वो उसका आयतन है। तो यहाँ पे इसका आयतन है 216 लीटर। अब यहाँ पे नई चीज आ गई, लीटर। मैं आपको सारी चीजें साथ में क्लियर करवाता रहूंगा। जैसे यहाँ पे आया लीटर, अब ये लीटर कितना बड़ा होता है, तो जरा सोचिए कि आपके पास में मान लीजिए दूध वाला आया, कोई दूध बेचने वाला है, और वो बाइक लेके आया, और जैसे ही वो बाइक लेके आया तो आप दूध लेने के लिए जाओगे। तो जैसे ही आप गए दूध लेने के लिए, मान लीजिए कोई भी बर्तन आप लेके गए, ऐसे कोई बर्तन है, बड़ा सा बर्तन है, तो वो दूध वाला क्या करेगा, उसके पास में 1 लीटर होता है, उसके पास में 1 लीटर होता है, इस प्रकार का बेलनाकार आकृति का, और इस प्रकार से कुछ मुड़ा रहता है। वो 1 लीटर भरेगा और आपके इस बर्तन में 1 लीटर दूध डाल देगा। हमें इसको गणित की भाषा में पढ़ना है, तो मैं इस लीटर को ऐसे बेलनाकार ना लेके, अगर मैं कहूं कि वह एक घन आकार का, वह एक घन आकार का डिब्बा ले ले, तो आप नॉर्मली जानेंगे कि वो डिब्बा है इतना तो लंबा होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई रखनी है, 10 सेंटीमीटर ही उसकी ऊंचाई रखनी है, और घन बनाना है, और 10 सेंटीमीटर ही उसकी चौड़ाई होगी, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर रखनी है। तो आपको 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक डिब्बा लेना है। इस डिब्बे को भरेंगे तो इसमें भी कितना लीटर आएगा, 1 लीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन बताइए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, अर्थात 10 सेंटीमीटर का क्यूब। 10 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब हो गया 1000, सेंटीमीटर का क्यूब हो गया सेंटीमीटर क्यूब।
तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसमें कितना लीटर पानी आएगा? 1 लीटर पानी आएगा। तो यहाँ पे कहा टंकी की क्षमता जो है वो 216 लीटर है। इसका मतलब लीटर का मतलब क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये 216 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये है इस टंकी का आयतन। अब आप जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितनी? 3 अक्स गुणा चौड़ाई कितनी? अक्स बट्टे 3 गुणा ऊंचाई कितनी? एक्स। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना? 216 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 कट चुका है, बचा है अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स, तो हो गया अक्स का क्यूब। अक्स का क्यूब बराबर 216 गुणा 1000। तो अक्स का मान आ जाएगा 216 का घनमूल। 216 का घनमूल क्या होता है? 6। भाई 6 का क्यूब 216 होता है, तो 6 का क्यूब 216, तो 216 का घनमूल वापिस हो गया 6। तो अक्स का मान आया 6। इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 3। भाई देखो यहाँ पे एक चीज सोचना, यहाँ पे 1000 का भी घनमूल होगा, लेकिन मैं उसको ध्यान में नहीं दे रहा क्योंकि मुझे केवल आंसर निकालना है। यहाँ पे 6 आया, इसका मतलब 6 को 3 से गुणा किया तो 18 आएगा। तो आप जरा ऑप्शन को देखो, कौन से ऑप्शन में 18 है? इसमें। इसका मतलब उत्तर तो यही आएगा। हालांकि आपको पूरा सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो 216 का घनमूल हो गया 6, 1000 का घनमूल हो गया 10, 6 गुणा 10 हो गया 60, और सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल होता है सेंटीमीटर, तो ये आया 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर है अक्स का मान, तो 3 गुणा अक्स, 3 गुणा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 18, 180 सेंटीमीटर। अब देखेंगे एक जो डेसीमीटर होता है, तो डेसी का मतलब होता है 10, तो डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहेंगे। तो 180 डेसीमीटर में कितने हो गए? 18। 180 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 18 डेसीमीटर। ऑप्शन तो आपका ये सही है, लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप समझ गए कि 216 किसका क्यूब है? 6 का। 6 का मान यहां रखेंगे 3, तो 6 3 18, इसका मतलब आएगा तो 18। अब ये भी डेसीमीटर 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 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर वाले चक्कर में पड़े बगैर आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे सवाल को और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय ज्यादा आपको नहीं लगाना है। ऐसे ही आपको मैं बताऊंगा कि कम से कम टाइम में सवाल को कैसे सोल्व करना है। तो ये समझाना पड़ा, इस कारण से इतना टाइम लगता है। बाकी एग्जाम में आप सोल्व करें तो जल्दी से जल्दी सवाल को सोल्व करना है, गलती नहीं करनी है। बस जल्दबाजी इतनी भी मत करना कि सवाल में कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक भी ना हो। दूसरा सवाल आप लिखेंगे, एक घन के आयतन का, नोट कर लीजिए, एक घन के आयतन का उस गोले, एक घन के आयतन का कोमा उस गोले जो घन में पूर्णतया फिट किया जा सकेगा, जो घन में पूर्णतया फिट किया जा सकेगा के आयतन से अनुपात होगा, के आयतन से अनुपात होगा। सवाल दोबारा बोल रहा हूं, एक घन के आयतन का उस गोले जो घन में पूर्णतया फिट किया जा सकेगा के आयतन से अनुपात होगा। अब देखो यहां पे दिया गया है एक घन, तो हम एक घन बनाते हैं। घन बनाने के लिए आपको ये 2 लाइनें डॉट 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 दर्शनी है, और यहां पे एक वर्ग और बना देना है। अब इस घन के अंदर आपको गोला फिट करना है, मतलब घन के अंदर एक गोला रखना है। तो आप सोचेंगे कि घन के अंदर जो गोला रखा जाएगा तो वो किस हिसाब से रखा जाएगा कि वो फिट फिट आ जाए। इसका मतलब इसकी जो 6 सतह है सबको वो स्पर्श करे, सबको वो टच करे। तो इस नीचे वाली जो सतह है उसको भी बिल्कुल बीचों बीच, इधर वाली को भी बीचों बीच, ऊपर वाली को भी बीचों बीच, सामने वाली को भी बीचों बीच, पीछे वाली को भी बीचों बीच, और इधर वाली को भी बीचों बीच। ऐसे एक गोला है वो स्पर्श करता हुआ बनेगा। अब हम 3D में जब बनाएंगे तो हमें देखो ऐसे ही बनाना होगा। ऐसे कोई गोला है, ऐसे, ये लो,
ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी, लेफ्ट राइट। अब ये सामने, सामने में दिखा नहीं सकता, पीछे भी वो टच कर रहा है। अब आप एक चीज सोचेंगे कि भाई इस गोले की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो कितनी है। गोला कितना ऊंचा है, जितना ऊंचा घन है। अर्थात अगर यहां से लेके इस यहां तक घन की जो भुजा है वो a है, तो इसका मतलब इस गोले को मैं बाहर दर्शाऊं तो यहां से यहां तक ये भी टोटल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये हो गया गोले का व्यास, इसका मतलब जो गोले की त्रिज्या r है वो इस a की आधी हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। अब हो गया सवाल सोल्व, बस यही समझना था। सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या दिया गया। सवाल को देखो ध्यान से समझेंगे। एक घन के आयतन का, इसका मतलब पहले नाम किसका है, घन, तो घन के आयतन का उस गोले जो घन में पूर्णतया फिट किया जा सकेगा के आयतन से अनुपात होगा। इसका मतलब घन के आयतन का अनुपात किससे देखना है, गोले के आयतन से देखना है। पहले जिसका नाम आया उसको पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में आया उसको बाद में लिखेंगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, तो ये हो गया a का क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। अब a का क्यूब ऐसा ही रहेगा, अनुपात 4/3 पाई r क्यूब। r का मान कितना है, a/2, तो इसका क्यूब करेंगे तो a/2 गुणा a/2 गुणा a/2, ऐसे लिख दो। या आप ऐसे ना लिख के सीधा सरल करते हैं तो a/2 का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब हो गया a का क्यूब और 2 का क्यूब हो गया 8। ये लो जी, इधर a का क्यूब इधर a का क्यूब कट गया, 4 से ये कट गया 2 बार। अब ये 2 गुणा 3 हो गया 6, 6 इधर आके a की क्यूब इससे गुणा होगा, भाई ये कट गया एक बार, तो 6 इधर आके गुणा हो जाएगा, 6 अनुपात इधर क्या बच गया, पाई, 6 अनुपात पाई। अब ऑप्शन में आपको 6 अनुपात पाई भी दे रखा है और पाई अनुपात 6 भी दे रखा है, तो ध्यान रखना जिसका नाम पहले आया वो पहले आएगा, तो उत्तर हो जाएगा 6 अनुपात पाई। अगला सवाल है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, इसने कहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, इसका मतलब ये कोई घन है, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर। पहले सवाल लिख लीजिए, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सबसे बड़ा गोला काटा गया, सबसे बड़ा गोला काटा गया। गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया, 7 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इससे सबसे बड़ा गोला काटा जाएगा तो उस गोले की जो ऊंचाई है वो इस घन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। अब घन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी टोटल ऊंचाई गोले की होगी 7 सेंटीमीटर, तो आधी जो है त्रिज्या वो हो जाएगी 7/2, 7/2 हो जाएगी। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, तो मान रखेंगे 4/3, पाई का मान 22/7, r क्यूब, r हो गया 7/2 का क्यूब, तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, सिंपल, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 बार, 2 गुणा 2 4 होता ही है, और इसको सरल कर लेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 11, उसमें 3 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा, नॉर्मल है ये तो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बराबर है। लिखेंगे, एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, उनके आयतनों में अनुपात होगा। एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, एक तो लेना है घन और दूसरा लेना है गोला। एक घन और दूसरा आकृति लेना है गोला, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपस में बराबर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, ये बराबर है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को बराबर दे दिया तो हमने भी बराबर ले लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इनका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए इसकी जो भुजा है और इसकी त्रिज्या है उसमें
हमें रिलेशन बिठाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर का पक्षांतरण इधर करते हैं, तो ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बराबर हो गया ये 4 पाई, और 6 का पक्षांतरण करेंगे इधर तो बट्टे 6। ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर थोड़ा सरल करते हैं, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो ये हो गया 2 पाई बट्टे 3। ये ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर का मान आया है, तो यहां से ए बट्टे आर का मान आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई बट्टे अंडर रूट 3। ये ए बट्टे आर मतलब ए में और आर में एक अनुपात आ गया। अनुपात में क्या होता है, जब ए बट्टा आर बराबर रूट 2 पाई बट्टे रूट 3 लिखा हो, तो अगर आप ए का मान रूट 2 पाई मानते हैं तो आर का मान आप रूट 3 मान सकते हैं। अनुपात में ये नियम होता है कि जैसे ए अनुपात बी बराबर 2 बट्टे 3 है, इसका मतलब ए का मान 2 और बी का मान 3 होता है। वैसा ही यहाँ पे है, ए का मान रूट 2 पाई है अगर, तो बी का मान आर का मान है वो रूट 3 हो जाएगा। आपको पूछा है इनके आयतनों में अनुपात। आयतन, इसका आयतन होता है भुजा की क्यूब, तो भुजा ए का क्यूब, अनुपात इसका आयतन होता है 4 बट्टे 3 पाई आर क्यूब। मान रखेंगे ए का क्यूब, ए का मान कितना रूट 2 पाई, तो यहां लिखते हैं देखो ए का क्यूब तो रूट 2 पाई का क्यूब, तो इसका मतलब रूट 2 पाई गुणा होगा रूट 2 पाई से, फिर गुणा होगा रूट 2 पाई से। देखो एक नई चीज और सिखाऊंगा अभी आपको। फिर यहाँ पे 4 बट्टे 3, ये अनुपात 4 बट्टे 3 पाई आर क्यूब, तो आर का मान कितना रूट 3, तो जब रूट 3 का क्यूब करेंगे तो रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3। अब देखना यहाँ पे, जब दो संख्याएं रूट वाली, जैसे रूट एक्स गुणा रूट एक्स हो, तो उसका रूट हट जाता है। क्यों हटा, क्योंकि ये 2 बार है, इसका मतलब रूट एक्स का स्क्वायर होगा, और रूट से स्क्वायर कट जाता है और आ जाता है एक्स, तो 2 बार रूट वाली संख्या गुणा होके आ जाती है पूरी पूरी संख्या, तो रूट 2 पाई गुणा रूट 2 पाई तो आ जाएगा 2 पाई, और ये रूट 2 पाई ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अनुपात 4 बट्टे 3, ये पाई है, और इधर रूट 3 गुणा रूट 3 तो हो जाएगा 3, और ये रूट 3 पड़ा रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, जैसे मान लो रूट 2 है और इसका क्यूब करता हूं, तो एक बार तो ये पूरा आएगा, एक बार अधूरा आएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट 2 पाई का क्यूब किया तो एक बार तो पूरा आया 2 पाई, एक बार आया रूट में। ऐसा ही यहाँ पे रूट 3 का क्यूब किया, एक बार तो पूरा 3 आ गया और एक बार रूट 3 आ गया। अब काट लेते हैं, इस 3 से ये 3 कट चुका है, और इस पाई से ये वाला पूरा वाला पाई कट चुका है, और 2 से ये कट गया 2 बार, इधर आ गया रूट 2 पाई अनुपात ये 2 रूट 3। अब आप एक बार ऑप्शन को संभाल लीजिए, अगर ऑप्शन में ये है तो ये उत्तर, नहीं तो इसको और भी सरल कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2, तो लिख दो यहाँ पे, इस 2 को लिखा रूट 2 गुणा रूट 2, तो ये रूट 2 और गुणा रूट पाई, भाई रूट 2 पाई का मतलब रूट 2 गुणा रूट पाई, अनुपात इस 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 और गुणा रूट 2, और ये रूट 3 पड़ा रहेगा। इस रूट 2 से ये रूट 2 फिर से कट गया, तो आपके पास में बच गया रूट पाई अनुपात 2 और गुणा 3, 2 गुणा 3 हो गया 6, तो ये हो गया रूट 6। अब आप ऑप्शन देख लेना, ये है तो ये भी सही है, नहीं तो इसको और ज्यादा सरल करके ये भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल लिखेंगे, एक घन के आयतन का उसके अंतः गोले का आयतन से अनुपात होगा। लिखा हुआ है एक घन के आयतन का, इसका मतलब एक तो लेना है घन का आयतन, और उसका अनुपात आपको बताना है उसके अंतः गोले के आयतन से। ठीक है, तो वही बात होगी, घन का आयतन होता है 1 का क्यूब, अनुपात अंतः गोले का आयतन, तो 4 बट्टे 3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा वही आपको केवल चेक करना है। तो कोई भी घन है और उस घन के अगर अंदर की तरफ एक गोला बनाते हैं, तो इस गोले की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो इस घन की भुजा के बराबर होती है। तो त्रिज्या हो जाएगी a बट्टे 2, ऊंचाई है वो 2r होती है किसी भी गोले की ऊंचाई। जैसे ये कोई गोला है तो यहां से यहां r है, यहां से यहां भी r है, तो ऊंचाई हो जाएगी 2r, तो 2r का मान तो हो गया a के बराबर। तो
आर का मान हो गया a/2 के बराबर। तो आर का मान a/2 रख देना, इसको सरल कर लेना। ठीक है, हो जाएगा, आसान है। अगला सवाल है, छठवां सवाल। किसी कमरे की ऊंचाई a तथा कमरे की दो संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल b तथा c है। इसने लिखा है कोई भी कमरा है, तो कमरा जो होता है वो घनाभ आकार का होता है। आपने एक घनाभ बना लिया और इसने कहा किसी कमरे की जो ऊंचाई है वो तो है a। तो ये जो कमरा है इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई तो है a। फिर कहा उसकी दो संलग्न दीवारें, जैसे एक तो सामने की दीवार है और इसके जस्ट नजदीक वाली, जैसे मेरे पीछे की दीवार और मेरे राइट साइड की दीवार, पीछे वाली और राइट साइड वाली दीवारें हैं वो संलग्न दीवारें कहलाती है। तो इसने कहा संलग्न जो दीवार है उसका क्षेत्रफल b और c है। देखो ऊंचाई तो है a, इधर वाली सामने वाली जो दीवार है इसका क्षेत्रफल b है। इसका मतलब ये जो एरिया है ना, ये पूरा टोटल लंबाई गुणा चौड़ाई करने के बाद में वो है b। तो ये जो क्षेत्रफल है वो है b। अब आपको पता है इसकी ऊंचाई a दे रखी है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो कमरे की लंबाई है वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है b बराबर लंबाई कितनी दे रखी है ज्ञात करना है, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है ऊंचाई के बराबर a। तो ये a का पक्षांतरण इधर करेंगे तो b/a हो जाएगा लंबाई। इस कमरे की लंबाई तो हो गई b/a, तो लंबाई हो जाएगी इसकी b/a। अब आपको दिया गया है कि इधर वाली जो दीवार है, मतलब ये अन्य जो दीवार है इसका क्षेत्रफल है c। इस दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। भाई यहाँ पे तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब आप समझ ही चुके हैं, लंबाई है वो ये होगी और चौड़ाई है वो a दे रखा है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो तो a दे ही रखा है, और ये जो इधर वाली है तो ये हो जाएगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर c। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको ये जो है वो दे रखी है, कितनी ऊंचाई है a, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई का मान हो जाएगा c/a। तो यहां से आ गया चौड़ाई बराबर c/a। अब क्या पूछा गया है, सवाल में कहा गया है कमरे की छत का क्षेत्रफल होगा, कमरे की छत का क्षेत्रफल, तो ये छत का मतलब ऊपर वाली छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की लंबाई गुणा कमरे की चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ गई b/a गुणा चौड़ाई कितनी आ गई c/a। उत्तर तो ये हो गया bc/a², bc/a²। बहुत ही आसान सवाल है, आप दोबारा समझेंगे इसको। देखो कैसे, मान लीजिए आपको कोई कमरा दिया गया है, यही रूम मान लीजिए जिसमें अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कहा संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल b और c है, हाइट इसकी a दे रखा है। तो क्षेत्रफल में अगर आप एक भुजा का भाग देंगे तो दूसरी भुजा आ जाएगी। जैसे क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणा ऊंचाई है, ऊंचाई का भाग देंगे तो लंबाई आ जाएगी, लंबाई का भाग देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। तो क्षेत्रफल b में ऊंचाई का भाग दिया a का, तो इस कमरे की लंबाई आ गई। ऐसे इस कमरे की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का भाग दे देंगे, तो c में भाग दिया a का, तो आ गया चौड़ाई का मान। तो चौड़ाई का मान भी आ गया, लंबाई का मान भी आ गया। अब कमरे की छत है, हमें प्रैक्टिकल समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। कमरे की छत, इसका मतलब आप जिस एग्जाम सेंटर पे जिस रूम में बैठे होंगे वो छत आपके पास में होगी। आप देखेंगे छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कमरे की लंबाई गुणा कमरे की चौड़ाई, ऐसे करना होगा। तो कमरे की लंबाई आपके पास में आ गई b/a, चौड़ाई आ गई c/a, b/a को c/a से गुणा करेंगे तो b तो c से गुणा होगा, a है वो a से गुणा होगा, तो bc/a² आ गया। बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा गया है, यदि विमाओं a b c वाले घनाभ का आयतन v है, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, नहीं तो टेलीग्राम ऐप से आप पहले क्वेश्चन ले लीजिए और उसके बाद में वहां से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और सॉल्यूशन में आपको करवाई रहा हूं। नहीं तो स्पीड कम करके अपने हिसाब से लिख लेना, यूट्यूब में ये फायदा होता है कि क्लास बीच में नहीं छूटती, आप रोक के लिख लीजिए या स्पीड कम करके अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। सवाल पूरा मैं बोल रहा हूँ। यदि विमाओं a, b, c वाले घनाभ का आयतन कैपिटल V, मतलब a b c ये विमाएं है, इसका मतलब होता है, विमाओं का मतलब होता है भुजाएं,
इसका मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसका मान ए बी सी दे रखा है। इस विमाओं वाले घनाभ का आयतन है कैपिटल वी, मतलब वॉल्यूम जो है वो इसका कैपिटल वी है। फिर दिया गया है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ कैपिटल एस है, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैपिटल एस है। तो आयतन तो आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कैपिटल वी, पहली समीकरण। दूसरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो कोष्टक, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब ए बी प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई मतलब बी सी प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई ऊंचाई गुणा लंबाई मतलब सी ए या ऐसी बराबर दे रखा है कैपिटल एस। अब आपको पूछा है तो बताइए 4/5, तो 4/5 कोष्टक 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम पहले इसको सरल करते हैं। सरल करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा ABC, तो यहां से लघुत्तम आ गया ABC, ये 4/5 बाहर पड़ा ही रहेगा, तो ये लिखा 4/5। ए का भाग ए में चला गया, बचा BC प्लस B से B कट गया, बच गया AC प्लस C से C कट गया, बच गया AB। मान रख दो, ABC का मान तो रख दो V, AB प्लस BC प्लस AC का मान, इसको दो को पक्षांतर इधर करके S/2 लिख दो। तो हम इसको सरल करेंगे 4/5, ये हो गया AB प्लस BC प्लस AC, तो AB प्लस BC प्लस AC बराबर होता है S/2, तो ये हो गया S/2, बट्टे वाला 2 आएगा नीचे और बट्टे में ABC है, तो ABC का मान है कैपिटल V, ABC नीचे है तो कैपिटल V भी नीचे रहेगा। 2 से कट गया ये 2 बार, ऊपर बच गया 2S/5V या 2/5, ये कैपिटल S और बट्टे V, ये लो उत्तर। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। किसी घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल P, Q, R है, P, Q, R है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन आपको पूछा है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखो कैसे। कोई भी अगर घनाभ है, इसमें मैं 6 पृष्ठ लेता हूं। अब सामने वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, मतलब ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुणा ऊंचाई, मतलब L इंटू H, ये होता है। इसका मान दे रखा है P, ये लो जी। पीछे वाले का है वो भी यही हो जाएगा, L गुना H, उसका मान भी P है। यहां वाले पृष्ठ का इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो गई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई होती है B गुणा ऊंचाई होती है H, इसका मान दे रखा है Q। अब बच गया कौन सा पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ। तो नीचे वाला जो पृष्ठ है, तो इस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इधर वाले का थोड़ा अलग कलर में दर्शा दिया, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब L गुणा B, इसका मान है R। ठीक, अब आपको पूछा है घनाभ का आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मान पूछा है, L गुणा B गुणा H, इसका मान पूछा है। तो अगर मैं इसको गुणा करूं, इसको तीनों को गुणा करता हूं एक बार के लिए, तो LH LB और BH, LH गुणा LB गुणा BH बराबर, मान रख दो LH का मान P, LB का मान BH का मान Q, LB का मान R, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर PQR। आपको तो आयतन ज्ञात करना है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का स्क्वायर है तो तीनों का रूट निकाल दो, तो LBH का मान हो जाएगा रूट PQR। तो बहुत आसान होता है। अब आप नोट करके एक चीज नहीं लिखे जो मैंने उस टाइम नहीं बताई थी, उस टाइम बताता तो शायद समझ में नहीं आती, अब समझ में आ जाएगी। लिखेंगे घनाभ का
आयतन, लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर अंडर रूट 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, अंडर रूट 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल। ये सीधा सूत्र भी होता है। क्यों हुआ? कोई भी 3 संलग्न फलक है, जैसे एक पीछे वाली दीवार, एक साइड वाली दीवार और एक ऊपर वाली छत, तीनों एक बिंदु पर मिल रही है, तो एक बिंदु पर मिलने वाली 3 फलकों का क्षेत्रफल, तीनों के क्षेत्रफल को गुणा करके रूट कर दो तो आयतन आ जाएगा। आप किसी भी घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दे रखा है पी क्यू आर, तीनों को गुणा करो और रूट लगा दो। क्यों आता है वो आप समझ चुके हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो होता है एल गुणा एच, इसका क्षेत्रफल होता है बी गुणा एच, और नीचे वाली का क्षेत्र होता है एल गुणा बी। तीनों को गुणा किया, पी को, क्यू को और आर को, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एल बी एच का मान हो जाएगा रूट पी क्यू आर। ठीक, बहुत आसान है। अगला सवाल देखते हैं। एक लंब कोणीय समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल, लिखेंगे सवाल लो। एक लंब कोणीय समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल, 3 फलक के क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे इसका पी का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन होगा। बहुत आसान है, आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है। आयतन बराबर होता है रूट 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा रूट पहले का क्षेत्रफल 12 गुणा दूसरे का 20 और गुणा तीसरे का 15। टुकड़े कर लो, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3। 3 दो बार आया है, एक बार बाहर आ जाएगा, 4 भी दो बार आया है, एक बार बाहर आ जाएगा, 5 भी दो बार आया है, एक बार बाहर आ जाएगा, 5 के 20, 20 दिए 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब उत्तर। सवाल नंबर 10, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, बहुत ही आसान सवाल है। दो घन है और उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:1, ये आयतन का अनुपात है। तो मैंने बताया था जो भुजा है उसका क्यूब करें तो आयतन आता है, तो आयतन का घनमूल कर दें, 27 का घनमूल 3, 1 का घनमूल 1, तो आ जाता है भुजाओं का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात करना हो तो भुजा का वर्ग कर दो, आयतन का अनुपात करना हो तो भुजा का क्यूब कर दो। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा होगा, तो इनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है, आ गया उत्तर 3:1। ठीक, तो शुरुआत के मैंने 10 सवाल आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब आपको मैं कुल मिला के इसमें सवाल है, देखो 108 सवाल है। आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और जो सवाल एग्जाम में आए वो आपका पढ़ा हुआ हो, तो 108 सवाल सोल्व कर लेना। जो नहीं आए वो मैं आपको सोल्व करवा ही रहा हूँ, वहां पे देख लेना, नहीं तो टाइम खराब नहीं करना है। हालांकि इसमें मैं कुछ ना कुछ नई चीजें आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करना, पहले सवाल खुद सोल्व कर लेना, उसके बाद में डबल स्पीड करके और ये क्लासें एक बार रिवाइज कर लेना। मैं आपको कुछ ना कुछ नए तरीके यहाँ पे बताऊंगा। तो अब मैं 2 दिन क्लास अपलोड नहीं करूंगा, वो इसलिए नहीं करूंगा ताकि आप एक बार इनको खुद सोल्व कर ले। 2 दिन का टाइम है, और अगली जो क्लास होगी वो इस क्लास के अपलोड होने के 2 दिन बाद में अपलोड होगी। 2 दिन का समय इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप सवाल सोल्व कर लें, और नहीं तो आप सवाल सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन बाद में नई क्लास अपलोड होगी, तब तक आप सवाल सोल्व करें, और बाकी मैं सवाल सारे आपको सोल्व करवा ही दूंगा। धन्यवाद।